हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज जो ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है फॉल्स फेस एंड ट्रू फीलिंग्स। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम गोचिंग है और वो एक चर्च में बैठी हुई थी। एक्चुअली यहाँ पर वो एक मिशन पर आई थी क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मिस्टर मू का राइट हैंड यहाँ पर ज़रूर आएगा और एक बंदा टपकाने का वो काम करेगा। और यहीं पे हमारा मेन लीड आता है जिसका नाम यी फेंग है। यी फेंग एक्चुअली एक माफिया ग्रुप से बिलोंग करता है और यहाँ पर वो मिस्टर लू के बेटे के पास जाता है और अपना एक पेन निकाल कर उसे इस तरह से ख़त्म करता है कि वो किसी के नोटिस में भी नहीं आया था। अब वो खामोशी से अपना काम करके वहाँ से जाने ही वाला था कि इतने में वहाँ पर पुलिस गन्स लेकर पहुँच जाती है। तो गोचिंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेती है और उससे कहने लगती है, जो तुमने किया वो मैंने देख लिया है। बॉडी तो मिल जाएगी, वो तुम्हें भी तलाश कर लेंगे। बॉडी मिल जाएगी, वो तुम्हें भी तलाश करेंगे। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे लवर बनने की एक्टिंग करो या फिर मुझे हॉस्टेज बनाकर यहाँ से ले जाओ। अब ये फैंग किसी तरह से वहाँ से बाहर तो पहुँच ही जाता है, लेकिन वो गन तान लेता है सीधा गोचिंग पर और उससे कहने लगता है कि तुम कौन हो। उसे उस पर शक हो रहा था, लेकिन गोचिंग कहती है कि मैंने तुम्हारी स्किल्स देखी और बहुत इम्प्रेस हुई। इतने में वो बंदे ये फैंग को तलाश करते हुए उसी तरफ आने लगते हैं और गोचिंग उसे अपने से क्लोज कर लेती है ताकि वो लोग नोटिस में ना आए। पर ये फैंग उससे यही पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो। वो आगे से कहती है कि चाहो तो तुम्हारे लिए भी कर सकती हूँ। इतने में जैसे ही वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पहुँचते ये फैंग वहाँ से भाग जाता है और उसके जाने के बाद लेकिन गोचिंग भी कोई आम इंसान नहीं थी, वो भी एक स्किल्ड किलर थी। उन सारों को टपका देती है और उसके बाद हमें पता चलता है कि उसने बहुत महारत से ये फैंग के क्लोज होकर उसकी जेब से वही पेन निकाल लिया था जो उसका हथियार था। और उसके बाद वो यही कह रही होती है कि अब ये लड़का मुझे तलाश करता हुआ जरूर आएगा और इसी को ही मैं यूज करूंगी मिस्टर मू तक पहुंचने के लिए। एक्चुअली गोचिंग ने मिस्टर मू से बदला लेना है क्योंकि उसे लगता था कि मिस्टर मू ही उसके डैड का मर्डरर है, लेकिन मिस्टर मू को किसी ने भी नहीं देखा था सिवाय 2-3 लोगों के, और उनमें से एक यी फैंग था जो कि उसका राइट हैंड है। उधर यी फैंग देखता तो उसके कोट में उसका हथियार नहीं था, लेकिन वो ये नोटिस करता कि वहाँ पर एक बार का टिकट था और वो था उनका अपना ही क्लब। ये निशानी थी जो कि गोचिंग उसके लिए छोड़ कर गई थी। गोचिंग ने यहाँ पर एक डांसर की जॉब ज्वाइन की थी। वो अपना असली नाम छुपाए हुए थी और सबको यही कहती थी कि मेरा नाम शाया है। अब उसे तलाश करता हुआ ये फैंग वहाँ पहुँच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास मेरी एक चीज़ है। तो गोचिंग भी उससे कहने लगती है कि अगर यहाँ पर आए हो तो मेरे साथ डांस तो करना ही पड़ेगा, और वो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इसी बीच वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। लेकिन ये फैंग कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं, ये सब कुछ तुमने प्लान करके किया था। तो वो कहती है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे भी मार दोगे, और उसकी नेक पर पॉइंट भी करता है। लेकिन गोचिंग बिल्कुल काम रहती है और उससे कहती है कि ये सब छोड़ो, एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तुम्हारी वजह से मिस्टर लू के आदमी कल मुझे देख चुके हैं, मुझे पहचान लिया है उन्होंने, और मुझे अब सेफ्टी की ज़रूरत है जो कि तुम्हें दिलाओगे क्योंकि मिस्टर लू बहुत डेंजरस है। लेकिन आगे से ये फैंग का कहना था कि क्या मैं तुम्हें डेंजरस नहीं लगता, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो उसे किस कर लेता है। अब इसकी वजह से गोचिंग बुरा मना गई थी और उससे कहती है कि बिना परमिशन ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता, और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। और जाते जाते ये सोच रही थी कि एक दफ़ा मिस्टर मू तक पहुँच जाऊँ, सबसे पहले तो ये फैंग मैं तुम्हें ही ख़त्म करूँगी। अब उसके बाद अपने बार के बाहर पहुँचती है। वहाँ पर उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। वो और उसके डैड गोटिंग जब इस शहर में आए थे तो बिल्कुल रिफ्यूजी थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, इवन के उनके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और आज उन्हें बहुत मिस भी कर रही थी, ये उसकी नज़रों को देखकर लगता है। इतने में पीछे से ये फैंग भी आ जाता है और वो देखता है कि जिस तरफ वो डांसर शाया जा रही है उसके पीछे पीछे मिस्टर लू के आदमी भी जा रहे हैं, और वो डांसर शाया सीधा चर्च में जाती है और वहीं पर ही मिस्टर लू के लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन वो खुद बहुत स्किल्ड थी, पहले तो उनको डॉज कर देती है, लेकिन जैसे ही नोटिस करती है कि उसे बचाने के लिए ये फैंग पीछे से पहुंचा है तो अपने कपड़े भी फाड़ लेती है और ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे वो बहुत मजलूम है। अब ये फैंग आकर उन सारे लोगों को पटक के मारता है और फिर उसके बाद वो रोने का नाटक भी करती है, और इसके साथ साथ एक आदमी के वार से ये फैंग को बचा लेती है और खुद सामने आ जाती है। वो एक्चुअली उसका विश्वास जीतना चाहती थी। यहाँ पर ये फैंग उस आदमी पर तलवार
पॉइंट करता है और कहने लगता है अगर ये बात मिस्टर मू को पता चल गई कि तुम लोगों ने उसकी एक मेंबर पर हाथ उठाया, वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वो खुद गुचिंग को वहां से लेकर चला जाता है और उसके बाद वो उसे बेड में लिटाता है। यहाँ पर उसकी नजर पड़ गई थी कि उसकी नेक के पास एक बर्थ मार्क है और ये बर्थ मार्क उसे एक बच्ची की याद दिलाने लगता है। बचपन में उसने किसी बच्ची की जान बचाई थी जो कि लगता है कि उसकी चाइल्डहुड लवर भी है और उसके दिल के बहुत क्लोज। उसका भी बिल्कुल ऐसा ही बर्थ मार्क था। वो दूसरे कमरे में जाकर इन्हीं यादों में खो जाता है। वो जब छोटा सा था तब से ही उसे अपने सर्वाइवल के लिए एक स्किल्ड फाइटर बनना पड़ा था। बहुत मुश्किल से वो जिया था और इन दी एंड गैंगस्टर्स और माफिया को ज्वाइन कर चुका था। इतने में वहां पर मैंग पहुंचता है और वो भी इसी माफिया गैंग से था। वो आते ही उसे मिस्टर मो के नाम से पुकारता है तो हमें पता चलता है कि मिस्टर मो जिसने कभी किसी को अपना फेस नहीं दिखाया था वो कोई और नहीं बल्कि जी फैंग ही था और खुद उसका राइट हैंड बनकर बाहर घूमता फिरता था। और यहीं पर ही हमें एक और बात भी पता चलती है और वो ये थी कि वो लोग गू टिंग के घर पर कुछ तलाश कर रहे थे और उसे श्योर था कि अगर वो चीज उसके घर पर मिली तो इसका मतलब है कि उसी ने ही मेरी फैमिली को खत्म किया था और गू चिंग के ही डैड थे। इतने में जी फैंग को पता चलता है कि वो डांसर शाया उठकर कहीं चली गई है। वो उसे तलाश करता है। वो बारिश में भीगती हुई कुछ तलाश कर रही थी। वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या अपनी जख्मों की कोई परवाह नहीं, तुम्हारे घाव खराब हो जाएंगे। लेकिन वो अपने पुराने कपड़े तलाश कर रही थी और उन्हीं कपड़ों के अंदर से वो पेन निकाल लेती है और कहने लगती है कि देखो मैंने तुम्हारी निशानी तक मिस्टर लू के लोगों को नहीं पहुंचने दिया। ये पेन मैंने उसी दिन चर्च में छुपा दिया था और मैं यही लेने तो वहां पर गई थी। ये देखते ही जी फैंग एकदम टची हो जाता है। एक तो वो ये जान चुका था कि उसकी चाइल्डहुड लवर है और फिर उसके बाद जब ये देखता है कि वो उसे बचाने के लिए इस हद तक गई है कि अपनी जान को भी खतरे में डाला है, उसकी खातिर कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। वो उससे पूछता है सच बताओ क्या इस सब के पीछे तुम्हारा कोई मकसद है, लेकिन वो इनकार कर देती है। और उसके बाद ये फैंग उससे कहता है कि अब तुम हमारे मेट्रोपॉलिटन गैंग की मेंबर हो और अब मिस्टर मू तुम्हारी सुरक्षा भी करेंगे और तुम उन्हीं की जिम्मेदारी हो। ये सुनकर गुचिंग बहुत खुश होती है। उसे लगने लगता है कि जी फैंग के थ्रू वो जरूर मिस्टर मू तक पहुंच जाएगी। जबकि इसके साथ साथ हमें एक और बात भी पता चलती है और वो ये थी कि गुटिंग की बॉडी तो मिली है लेकिन उसकी बॉडी की पहचान नहीं हो सक रही क्योंकि उसका फेस डैमेज था। तो उसकी कब्र दोबारा खुदवाई गई थी और वहां से जब रिकन्फर्म करने की कोशिश की गई तो मालूम पड़ा कि वो तो गुटिंग था ही नहीं जिसकी डेथ हुई है। जी फैंग एक और बात को लेकर परेशान था। वो कहता है कि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गुचिंग था। उसे किसी ने नहीं देखा था और ना ही वो अपने डैड के फ्यूनरल पर आई है। वो खतरा है, उसको तलाश करो। और फिर उसके बाद वो शाया के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे बचाया था तो अब मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता हूँ। वही पेन उसे दे देता है और कहता है कि इसके थ्रू तुम अपनी सुरक्षा कर सकती हो। वो आगे से उससे कहने लगती है कि हथियार तो मुझे दिया है, क्या तुम मुझे लोगों को मारना भी सिखा सकते हो। वो इनकार करता है तो वो कहती है अच्छा तो फिर क्या मेरे लिए किसी को मार सकते हो। तो आगे से ये फैंग कहता है कि ये डिपेंड करता है कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट बनोगी, लेकिन तुमने किसी को नहीं मारना क्योंकि अगर तुम मेरी वुमन बनना चाहती हो तो मेरी वुमन के हाथ साफ होने चाहिए। और यही बात गुचिंग को अपने बचपन की यादों में ले जाती है। उसका भी तो एक चाइल्डहुड लवर था और उसने उसे यही बोला था कि मैं तुम्हें मारना नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसी तुम इनोसेंट हो तुम्हारे हाथ हमेशा खून से पाक रहें। और इसी वजह से वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने ये फैंग कभी किसी को बचाया है, क्योंकि उसके चाइल्डहुड लवर ने बचपन में उसे बचाया था। तो वो आगे से कहने लगता है कि मेरे जैसे लोग बंदों को मारते हैं, बचाते नहीं, और अगर बचाया भी हो तो हम याद नहीं रखते। अब उसके बाद जब गुचिंग बाहर में खड़ी हुई थी तो वहीं पर एक लड़का आता है जिसका नाम शन है और ये एक मार्शल का बेटा है। वो उसे बहुत सालों बाद मिला था, उसे जानता था, उसे पहचान जाता है, लेकिन वो वहां पर कहने लगती है कि मैं किसी गुचिंग को नहीं जानती, मैं तो शाया हूँ। शन ये सुनकर हैरान होता है और गुचिंग अलग परेशान थी क्योंकि वहां पर जी फैंग भी पहुंच चुका था। जी फैंग उसे अपनी वुमन को हाथ भी नहीं लगाने देता और कहता है कि तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगी। तो गुचिंग भी आगे बढ़ती है और कहती है क्योंकि मैं जी फैंग की वुमन हूँ। ये सुनते ही शन चुपचाप वहां से चला जाता है और जी फैंग शाया से पूछने लगता है कि तुम इसे कैसे जानती थी। वो कहती है कि मैं एक डांसर गर्ल हूँ, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन वो जैसे ही अपने कमरे में बैठी हुई थी तो शन वहां पर आता है और वो उसे देखते ही पहचान जाता है उसकी स्किल्स के थ्रू कि तुम तो गुचिंग ही हो। फिर वो उसे सच सच बता देती है और कहती है कि मैं एक मिशन पर हूँ, अपने डैड के कत्ल का मैं बदला लेना चाहती हूँ। शन बोलता है कि मेरे डैड मार्शल है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, इस तरह से नहीं, मिस्टर मू बहुत खतरनाक है और वैसे भी मैं किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहती, तुम्हारे डैड तुम्हारी सुनते ही कब है। शन उससे कहने लगता है कि बेशक तुम जी फैंग के क्लोज तो जा रही हो, लेकिन ये ना हो कि तुम खेल खेल में सच में उससे प्यार में पड़ जाओ। आगे से गुचिंग का कहना था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब थोड़ी देर बाद बाहर में जी फैंग खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसे पकड़ता है और दीवार से लगा लेता है और उसके बाद उसके हाथों पर टच करके कहने लगता है कि तुम एग्जैक्टली क्या चाहती हो। तुम्हारे हाथ बता रहे हैं कि ये डांसर की नहीं है,
बल्कि ये हथियार इस्तेमाल करना जानते हैं। तुम भी मेरी तरह किलर हो। और यहाँ पर उसे सच सच बताना ही पड़ता है। उससे कहती है कि मैं क्लाउड हॉल से ट्रेनिंग लेती रही थी, ये सच है, लेकिन मुझे शन ने तुम्हारे पास किसी मकसद से प्लांट करके नहीं भेजा, ये मैं तुम्हें एश्योर करती हूँ। बस जी फैंग ने इतना ही सुनना था कि वो उसे पैसे देता है और कहता है कि आना मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाना। गुचिंग उससे कहती है कि इतना मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम मुझे लाइक करने लगे हो, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम एक किलर हो, माफिया से हो, इसलिए तुम्हारी कोई वीकनेस ना हो। और साथ ही साथ कहने लगती है कि मुझे पता है तुम गुचिंग को तलाश कर रहे हो, उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पर वो कोई तवज्जो नहीं देता और चला जाता है। लेकिन बेशक जी फैंग गुचिंग से दूर तो हो गया था, वो फिर भी अपनी असिस्टेंट को कहता है कि उस पर नजर रखो, क्योंकि आफ्टर ऑल वो ये जान चुका था कि वो उसकी चाइल्डहुड लवर है। वो उसकी सुरक्षा करना चाहता था मिस्टर लू के लोगों से। और फिर एक दिन उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डांसर शाया कहीं गायब हो गई है और वो उसके लिए एक क्लू भी छोड़ कर गई है। वो ये देखता है तो पता चलता है कि उसने उसके लिए मैसेज रखा था कि मैं गुचिंग को इस वेयर हाउस में मिलने के लिए बुलाऊंगी, तुमने उसे खत्म करना है तो तुम्हें 2 घंटे का समय दिया जाएगा, इससे ज्यादा मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। अब वो उसकी खातिर इतना बड़ा खतरा मोल ले रही है, ये सुनकर जी फैंग भी बेचैन हो जाता है और अपनी गाड़ी में उसके पीछे पीछे जाने लगता है। पर जब तक वो उस वेयर हाउस में पहुंचा था वहां पर आग लगी हुई थी। वो बहुत तड़पता है और अपनी चाइल्डहुड लवर को अंदर से बचाने के लिए आग में भी कूदने को तैयार था, क्योंकि उसे बचपन की यादें आ रही थी। उसे लगता था कि वो इमोशनली अटैच अगर किसी लड़की से है तो ये वही उसकी चाइल्डहुड लवर है। पर इन दी एंड उसके असिस्टेंट उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं। अब वो बहुत निराश हो चुका था। उसे लगता है कि उसने दूसरी दफा अपने प्यार को खो दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है तो उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आकर खड़ी हुई थी और वो कोई और नहीं बल्कि वही गुचिंग, या जिसे वो शाया के तौर पर जानता था, वही थी। वो उसे देखते ही उसे हक कर लेता है और उससे कहता है कि बस कुछ भी ना बोलो, मेरी खातिर कभी भी खुद को मुसीबत में न डालना। और शाया उससे कहने लगती है कि मैंने गुचिंग को मार दिया है, वो अंदर जल के राख हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद ये फैंग उससे कहता है कि जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, क्या तुम सच में उससे डरती नहीं हो? मैंने 10 साल की उम्र में पहली दफा एक बंदे को मारा था और अब तक पता नहीं कितने मार चुका हूँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं कौन सी एक अच्छी इंसान हूँ। और इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिर मैंग इन्वेस्टिगेशन करके बताता है कि वहाँ से वाकई एक लड़की की बॉडी मिली है वेयर हाउस से, पर वो पूरी तरह जली हुई है। वो उससे कहता है कि कंफर्म कराऊं कि वो गुचिंग ही है। एक्चुअली मैंग को बहुत शक हो रहा था, उसे ये चीज़ बॉदर कर रही थी कि इस नई आने वाली लड़की शाया से इतना क्लोज क्यों हो चुका है। वो एक्चुअली जानता था कि इसकी कमज़ोरी है इसका बचपन का प्यार, और वही ये लड़की शायद यूज़ कर रही है। वो बोलता है मैं इसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। और फिर हमें एक बात पता चलती है कि एक्चुअली ये सारा कुछ गुचिंग ने प्लांट किया था और शन ने उसकी हेल्प करी थी। उन्होंने वहाँ पर किसी और की बॉडी छोड़ दी थी और उसको जला दिया था। और फिर जब वो उसके कमरे में उसे मेडिसिन लगा रहा था तो वो उससे पूछती है कि मिस्टर मो को ये सब पता चल गया होगा कि उन्होंने तुम पर गुस्सा तो नहीं किया, मैंने तुम्हारा काम बिगाड़ तो नहीं दिया? तो वो आगे से कहने लगता है कि नहीं, मेरी मिस्टर मो से बात हो गई है। अब ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गुचिंग उसे रोक कर कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर मेरे पास रुक सकते हो? वो ये सुनते ही वहाँ से चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक चेयर लेकर आता है और उसके करीब ही आकर बैठ जाता है और वो आराम से शांति से बेड पर सो जाती है और वो बस चेयर पर बैठा रहता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग गुचिंग सोचने लगती है कि अगर इसने आते ही मिस्टर मो से बात की है तो इसका मतलब है कि मिस्टर मो भी यहीं कहीं रहते हैं, इसी बार या इसी गेस्ट हाउस के इर्द गिर्द। और वो इधर उधर की तलाशियां लेने लगती है। अब वो जी फैंग के कमरे में चली गई थी। वहाँ की तलाशी लेते हुए उसे एक कॉइन दिखाई देता है जिसमें एक बुलेट लगने का निशान था। ये देखते ही वो तड़प उठती है और उसे समझ आ जाती है कि ये लड़का कौन है। ये तो वही उसका बचपन का लवर है। उसने उसे कॉइन दिया था और कहा था कि मेरी जान बचा लो, और वो बच्चा उसके सामने आ गया था। उसने खुद गोली खा ली थी और उसके बाद वो गिर गया था। एक्चुअली इस कॉइन ने उसे बचाया था, इस कॉइन की वजह से उसे गोली नहीं लगी थी। अब वो जान जाती है कि जी फैंग उसकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और वो उसी को ही धोखा देने चली हुई थी। लेकिन फिर भी वो अपने मकसद से हटना नहीं चाहती थी। उसे मिस्टर मो की तलाश थी, जो कि वो सोचती है कि उसे वो जरूर तलाश करके ही रहेगी कि वो कहाँ रहता है। जबकि दूसरी तरफ मैंग ने सब कुछ पता चला लिया था और वो उससे कहने लगता कि लड़की बेशक आपकी चाइल्डहुड लवर होगी, लेकिन ये झूठी है। इसने बोला कि इसने गुचिंग को मार दिया, गुचिंग ये खुद है। वो सारे सबूत लेकर आ गया था। अब ये सुनते जी फैंग एकदम दुखी हो जाता है। अब उसके बाद वो तुरंत ही जाता है और जाकर उससे कहने लगता है इतना बड़ा झूठ,
तुम खुद गूचिंग हो। और उसके हाथ में उसने वो कॉइन भी देख लिया था। वो कहने लगता है कि अब तो तुम जान ही चुकी होगी कि मैं कौन हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। तो आगे से गूचिंग उससे कहने लगती है कि जिस वक्त मैं तुम्हारे करीब आई थी तब मुझे नहीं पता था कि तुम वही हो जिसने बचपन में अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। एक्चुअली मैं तो सिर्फ मिस्टर मो तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए तुम्हें यूज किया क्योंकि मो ने मेरे डैड को मारा है। ये सुनते ही जी फैंग उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये सब मो ने कराया। लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। इस टाइम पर वो भी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ था कि जिसने उसे ये इन्फॉर्मेशन दी है हो सकता है कि वो उसे मिसगाइड कर रहा हो। पर जी फैंग आज बहुत शौक में था। उससे कहता है कि चर्च में हमारी पहली मुलाकात, मेरे वाले बार में तुम्हारा आना, क्लब में डांसर बनना, क्या ये सब कुछ प्लांटेड था? तुम्हारे मेरे लिए कोई इमोशंस नहीं थे। लेकिन गूचिंग कहती है कि जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी वुमन बनना चाहती हूँ तो ये सब कुछ सच था। अब वो उसे बेड पर गिरा देता है और कहता है ठीक है फिर मेरी वुमन बन कर दिखाओ। यहाँ पर वो उसे उसके बचपन के नाम से पुकारती है तो वो तुरंत ही वहाँ से पीछे हट जाता है और वो उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। बस गुस्से के मारे उसे इतना ही कहता है कि तुमने हमेशा मेरे दिल को छुआ था। मुझे लगता था कि इस दुनिया में तुम वो एक इंसान हो जो मेरी केयर कर रही हो, जो सच में मुझसे प्यार कर रही हो, लेकिन मुझे तुमने बहुत दुख पहुंचाया है। अब तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि चली जाओ और आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। वो बहुत रोती है और कहती है कि उस टाइम पर जी फैंग मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो। पर जी फैंग उसे वहाँ से निकल जाने को कह देता है। तो अब जी फैंग बहुत हार्ट ब्रोकन था। उसे लग रहा था कि उसे बहुत बड़ा धोखा मिला है। और गूचिंग वहाँ से सीधी जाती है अपने गू मैंशन में और वहाँ पर जाकर अपने आदमी मिस्टर लियू से पूछने लगती है कि क्या आपने खुद देखा था कि मिस्टर मो ने मेरे डैड को गोली मारी है या कत्ल किया है? वो कहता है नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। तो फिर वो कहने लगती है फिर हम कैसे किसी और पर विश्वास कर सकते हैं? ये दुनिया तो साजिशों से भरी हुई है। और इसके साथ साथ वो बहुत दुखी भी होती है और कहती है कि वो लड़का यान जिसने बचपन में मुझे बचाया था और 6 महीने मुझे प्रोटेक्ट किया था, मुझे लगता है कि वो मुझे मिल गया है। अब वो नेक्स्ट ही डे बार में जाती है और मैंग को जाकर एक इनविटेशन कार्ड देती है जो कि जी फैन के लिए था। उसे गो मैंशन में एक फीस्ट पर इनवाइट किया जाता है। वो चाहती थी कि वो वहाँ पर आ जाए और फिर तलाशी भी ले ले। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे वो फेयर शुरा बोला करता था, वो बोलती है कि आकर तलाशी ले ले अगर वहाँ है तो। और जैसे ही ये इनविटेशन जी फैंग के पास पहुंचता है, लेकिन मैंग और मिनलान चाहते थे कि आप वहां ना जाएं। उसने पहले भी आपके साथ झूठ बोला है, अब भी कोई नाटक करेगी। लेकिन जी फैंग कहने लगता है कि इस मैंशन में किस्मत मुझे 15 साल बाद इनवाइट कर रही है, मैं जरूर जाऊंगा। और यहीं से ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली जी फैंग उस मैंशन से बहुत ज़्यादा अटैच है क्योंकि ये बचपन में उसके मम्मी डैडी की प्रॉपर्टी होती थी और इसने ही वहाँ दिन गुजारे थे। फिर इतने में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मिस्सू। मिस्सू बहुत अरसे बाद जी फैंग से मिल रही थी। एक्चुअली सू जी फैंग के माफिया टीचर की बेटी थी और जैसे ही उस माफिया की डेथ हुई थी उसने वादा लिया था जी फैंग से कि ये एरिया मैं सारा तुम्हें दे रहा हूँ और अपनी पावर्स भी, और इसके बदले तुम हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। और अभी अभी वो अब्रॉड से पढ़कर वापस आई थी और हमें कहीं ना कहीं फील होने लगता है कि जैसे जी फैंग तो इसे एक छोटी बहन की नज़र से देखता है और जल्द ही इसकी शादी भी कराना चाहता है। लेकिन सू वो मन ही मन में जी फैंग को लाइक करती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी ज़िंदगी मेरी सुरक्षा इसी तरह करेगा कि अगर ये खुद मेरे से शादी करे। अब गू मैंशन में जो इनविटेशन थी उस पर डिनर करने के लिए वो अपने साथ सू को भी लेकर जाता है अपना पार्टनर बनाकर, जबकि गूचिंग के साथ वहाँ पर शेन मौजूद था। वहाँ पर गूचिंग पूछती है तो सू कहने लगती है कि मैं वो लड़की हूँ जिसका ये फैंग ने सारी जिंदगी साथ देने और सुरक्षा करने का वादा किया है। ये सुनकर गूचिंग बहुत दुखी होती है लेकिन फिर भी अपने फेस पर एक स्माइल सजाए रखती है और उनको वेलकम बोलती है। यहाँ पर जी फैंग एक गिफ्ट भी लेकर आया था और वो गिफ्ट था एक कटा हुआ हाथ। वो बोलता है कि उस दिन चर्च में मैंने बाकी सबको तो मार दिया था, एक छोड़ दिया था पैगाम भेजने के लिए, लेकिन उसने तुम पर हाथ उठाया था तो उसका हाथ काट कर तुम्हें गिफ्ट के तौर पर पेश कर रहा हूँ। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। और यहीं पर ही सू बेचारी ये सब देखकर डर जाती है क्योंकि उसने ना तो कभी ब्लड देखा था और ना ही कभी कोई फाइट की थी। वो बहुत इनोसेंट थी। लेकिन इन दोनों गर्ल्स के बीच खाने की टेबल पर भी जेलसी साफ नजर आती है। गूचिंग कहती है कि मुझे भी किसी ने बोला था कि मेरी वुमन के हाथ साफ होने चाहिए और बचपन में एक लड़का यान मुझे मिला था और उसने ही मुझे मेरी सुरक्षा करना सिखाया था, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला था कि उसकी डेथ हो गई है और मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि उसी ने जो मुझे सिखाया था वो मैंने इम्प्लीमेंट भी किया था। बहुत दफ़ा मैंने अपनी सुरक्षा की है, शायद 10 से ज़्यादा लोगों को मारा भी है।
इसलिए मेरे हैंड्स क्लीन नहीं है। अब थोड़ी देर बाद शन और यी फैंग के बीच भी किसी बात पर बहस हो जाती है और शन तो वहाँ पर बैठे बैठे गन निकाल लेता है, जो देखकर सू बहुत डर जाती है। लेकिन गुचिंग सब कुछ कंट्रोल करती है, उनको शांत कराती है, पर सू से साफ साफ कह देती है कि तुमने यी फैंग को सीड्यूस करने के लिए बाहर की डांसर भी बनना चूज कर लिया, तुम किस तरह की लड़की हो। गुचिंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है कि अच्छा तुम मुझे नीचा देख रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम यी फैंग से बहुत अटैच हो? किसने कभी तुम्हें किस किया है? किसने कभी तुम्हें किस किया है? मुझे तो की है। अब ये सुनते ही सू तो जेलस हो जाती है और इन दोनों के बीच वहाँ पर कोई फाइट होती उससे पहले ही बॉयज इनको कंट्रोल कर लेते हैं। यी फैंग वहाँ से सू को लेता हुआ डिनर छोड़कर चला जाता है। अब घर जाकर यी फैंग भी बहुत सैड था, ड्रिंक कर रहा था, तो दूसरी तरफ गुचिंग भी। और इसके साथ साथ गुचिंग को काफी शक भी हो गया था अपने डैड के कत्ल को लेकर। वो मिस्टर लियू से कहने लगती है कि मुझे लगता है हमें गलत इन्फॉर्म किया गया है। मिस्टर लियू कहता है कि हो सकता है मिस्टर मू ने नहीं तो ये फैंग ने बड़े मास्टर को मारा हो, लेकिन वो कहती है वो गन से नहीं मारता, अगर उसे साइलेंटली कोई काम करना होता तो उसके पास और भी हथियार है। और फिर वो ड्रंक होकर सीधी चली जाती है ये फैंग से मिलने के लिए। अब वो उसके बेडरूम में थी और फिर उससे कहने लगती है कि क्या सच में तुमने सारी जिंदगी मिस सू की केयर करने का वादा किया है? यहाँ पर यी फैंग भी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ ऐसा ही है। अब वो बदले में उससे किस करती है और कहती है कि फिर तुमने मुझे किस क्यों की थी? जो किस की थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनो। लेकिन वो वहाँ से जाने लगता है। वो उसे मनाने की भी बहुत कोशिश करती है, उससे माफ़ी भी मांगती है, बोलती है कि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम बचपन वाले यान हो। लेकिन जैसा कि वो एक माफिया था और उसे ब्रूटल प्रेजेंट करना था, वो उसे कह देता है कि ये सब तुम्हें मुझे धोखा देते हुए सोचना चाहिए था और मुझे धोखा देने की एक सज़ा है, वो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा राज पता चलता है और कहानी में ट्विस्ट ये है कि मिस्टर लियू जाकर शन से चोरी चोरी मिलता है और यहाँ पर हमें प्लानिंग पता चलती है गुचिंग की। एक्चुअली गुचिंग का फादर बहुत स्मार्ट था, वो खुद तो नहीं मरा था, उसने अपना मर्डर प्रिटेंड किया था। वो इस वक्त छुपा हुआ था और एक प्लानिंग के अंडर था। वो चाहता था कि उसकी बेटी जाए और मिस्टर मो से बदला ले, उसके क्लोज जाए, उसे खत्म कर दे, क्योंकि मिस्टर मो को तो उसने कभी भी नहीं देखा था और वो ऐसा प्रेजेंट कर रहा था कि जैसे उसे मिस्टर मो नहीं मारा है, क्योंकि मिस्टर मो से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी और बहुत बड़ा खतरा था उससे। वो उसे अपने रास्ते से हटवाना चाहता था, पर अब शन से आगे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो फैसला करता है कि वो यी फैंग को खत्म करा देगा और इसीलिए वो असासिन्स भी हायर करता है। पर यही इंफॉर्मेशन किसी तरह से गुचिंग के हाथ लग जाती है। यी फैंग पर कातलाना अटैक हो रहा था तो वहाँ पर गुचिंग पहुँच जाती है, अपनी जान पर खेल कर भी उसे बचा लेती है। उसे पता था कि वहाँ पर स्नाइपर्स बैठे हुए हैं, उसे भगा ले जाती है। अब ये सब देखकर यी फैंग को उसकी बहुत केयर होने लगती है। ये सब देखकर यी फैंग को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। वो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने की क्या जरूरत थी, मैं खुद की सुरक्षा कर सकता हूँ। पर गुचिंग आगे से रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं भी कभी कोल्ड हार्टेड हुआ करती थी, लेकिन तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं हो सकती। मैं खुद अपने बस में नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र खाए रखती है। जेलसी में भी क्रेजी हो जाती हूँ जब सू के बारे में सोचती हूँ, पर मैं क्या करूँ, शायद मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं क्योंकि मेरे हैंड्स क्लीन नहीं है। अब ये सुनते ही यी फैंग अपने बचपन के प्यार को रेजिस्ट नहीं कर पाता और बदले में उसे किस कर लेता है और फिर उससे कहने लगता है कि मैं वादा करता हूँ कि तुम मेरी वुमन हो और मैं तुम्हारी हमेशा सुरक्षा करता रहूंगा। अब फाइनली वो दोनों एक कपल बन चुके थे, उन्होंने डेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर गुचिंग उसके एक स्कार के बारे में उससे पूछती है और फिर यी फैंग को अपनी बचपन की यादें आने लगती हैं। 15 साल पहले जब वो एक छोटा बच्चा हुआ करता था तो किसी ने उसकी माँ को उसके घर में घुसकर मार दिया था, उसकी फैमिली ख़त्म कर दी थी और उसे घर से भागना पड़ा था। उसे बचाने के बदले उसकी मम्मी ने अपनी जान दे दी थी और जिसने उसकी मम्मी को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि गुचिंग ही था। लेकिन यी फैंग ये बात गुचिंग को नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो हर्ट हो अपने डैड की रियलिटी जानकर। अब नेक्स्ट डे सू भी रोती धोती आती है और यी फैंग से कहने लगती है कि मैंने सुना है तुम उस नीच लड़की गुचिंग को डेट कर रहे हो, तुमने तो मेरी हिफाजत का वादा किया था। तो वो कहने लगता है कि मैं क्या करूं, मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार की फीलिंग्स नहीं है। हाँ, तुम्हारी सुरक्षा मैं हमेशा करता रहूंगा, सिर्फ एक छोटी सिस्टर की तरह। और फिर उसके बाद गुचिंग और यी फैंग दोनों अपनी एक डेट पर चले जाते हैं। यहाँ पर वो पुराने दिन भी याद करते हैं। एक दफ़ा बचपन में उन दोनों ने इकट्ठे फायरवर्क्स देखे थे और आज भी वो वही देखने जा रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्योर लव करते थे और ये कहा जाए कि वो प्यार में पागल थे तो गलत नहीं होगा। लेकिन उधर शन वो गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुचिंग को यी फैंग से दूर करना चाहता था और सू भी यही चाहती थी। वो दोनों मिलते हैं और आपस में डील कर लेते हैं। शन किसी तरह से वर्गलाता है और सू से पूछता है कि तुम तो जानती होगी कि मिस्टर मो कौन है।
और वो भी उसे सच बता देती है और यही सच वो जाकर गुचिंग को भी बताएगी, ये इसका वादा करती है। जबकि दूसरी तरफ जी फैंग के लोगों ने कहीं से गुटिंग को निकाल कर पकड़ लिया था और अब वो उसे जी फैंग के सामने प्रेजेंट करते हैं और वो उससे पूछने लगता है कि तुमने ये सब नाटक क्यों किया, अपने ही मरने का, और अपनी ही बेटी को तुम इतने खतरे में झोंक रहे हो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या कोई बाप भी ऐसा कर सकता है? उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है, बिना किसी रिश्ता हुए, उसका अपना डैड अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को दांव पर लगाएगा। और फिर यहाँ पर जब सारे लोग जी फैंग को मिस्टर मो के नाम से पुकारते हैं तो उस वक्त तो गुटिंग की जान ही निकल जाती है, क्योंकि उसे पहली दफा पता चला था कि मिस्टर मो कौन है और उसे हमेशा से लगता था कि उसकी मौत मिस्टर मो के ही हाथों होगी। जबकि उधर सू गुचिंग से मिलने के लिए आती है और उससे कहने लगती है कि मैं आज तुम्हें सच सच बताती हूँ, मो कोई और नहीं है बल्कि वो जी फैंग ही है। और गुचिंग को तो लगता था कि मो ही उसके डैड का मर्डरर है, यानी कि जी फैंग उसका लवर, उसने उसके डैड को मारा है। ये खबर उस पर बिजलियों की तरह गिर पड़ती है। उसी टाइम पर जी फैंग गुटिंग को पकड़कर गु मैंशन में लेकर आता है। अब वो जैसे ही अंदर जाता है तो गुचिंग उसे मिलती है और उससे पूछने लगती है, क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है? अगर नहीं तो मुझे किस करो। वो एक लम्हे के लिए सोचता है और फिर उसके बाद उसे किस कर लेता है। उसने उससे झूठ बोला और उसके बाद अभी ये एडमिट भी नहीं किया। ये सुनते ही गुचिंग उस पर गन तान लेती और कहती है, मिस्टर मो बस बहुत हो गया। ये फैंग को ये परवाह नहीं थी कि ये मुझे गोली मार देगी, बल्कि ये परवाह थी कि वो मेरी वजह से हर्ट हुई है। उसे लगता था कि वो अपनी रियलिटी बताएगा, लेकिन अभी सही समय नहीं था। वो उसे कहता है कि तुम बेशक मेरी जान ले लो, लेकिन वो कहीं और ही गोली चला देती हैं और गोली की आवाज सुनते ही जी फैंग के सारे गार्ड्स अंदर घुस आते हैं और साथ ही साथ उसके डैड गुटिंग भी थे, जो कि इस वक्त जिंदा थे लेकिन बहुत बुरी हालत में। जी फैंग उसके डैड के सर पर गन तानता है और उससे पूछने लगता है कि क्या फेयर शोरा तुम्हारे घर में है। उसका डैड बहुत मना करता है, लेकिन वो अपने डैड को बचाने की खातिर एक वास पे गोली चलाती है और उसी के अंदर से ही फेयर शोरा निकलता है। और ये थी वो चीज़ जिसका जी फैंग इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। वो लेता है और अपने आदमियों के साथ बाहर निकल जाता है और उसके बाद उसने मिन लान को कहा था कि तुमने अंदर गुचिंग को रोक के रखना है। और फिर वो गुटिंग को नीचे एक हॉल में लेकर जाता है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसी पॉइंट पर जी फैंग की मम्मी गुटिंग के पैरों में गिरी हुई थी और अपने बेटे की जान बचाने की भीख मांग रही थी। और आज वही पॉइंट था, लेकिन गन इस वक्त जी फैंग के हाथ में थी और वही मर्डरर गुटिंग इस वक्त उसके कदमों में गिरा हुआ था। ये सब कारमा था जो कि उसे देखना ही था। और वो यहाँ पर एडमिट करता है, कहता है कि ये सारा कुछ मुझे मिस्टर शन ने करने को कहा था, जो कि शन के फादर थे। एक्चुअली वो जो फेयर शोरा था उसके अंदर एक खजाने का नक्शा था और यही हासिल करने के लिए वो यहाँ पर आया था। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दिया, फेयर शोरा भी मुझे मिल गया, लेकिन वो मैंने मिस्टर शन को नहीं दिया, बल्कि लालच में आकर अपने पास ही रख लिया। लेकिन तुम्हारे डैड की पावर्स ख़त्म हो गई थी, इसके बदले उन्होंने ये मैंशन मेरे नाम करा दिया था और इसीलिए मैं बहुत मज़े से यहाँ पर रहने लगा। ये सारी बातें सुन सुनकर जी फैंग के सारे बचपन के जख्म ताज़ा हो रहे थे। अगर उसके साथ ये जुल्म ना होता तो आज इस नहज पर ना खड़ा होता। अब वो जब अपनी मम्मी की दर्द भरी चीखें सुनता है, उसी पॉइंट पर खड़े हुए गुटिंग पर गोली चला देता है और अपनी मम्मी के मर्डर का बदला लेता है। गुचिंग भी ऊपर से आ रही थी और उसने ये सीन अपनी आंखों से देखा था। अपने बाप को अपने ही लवर के हाथों मरते हुए ये सीन देखकर उसका दिल टूट जाता है। और दूसरी तरफ जी फैंग भी बहुत डरा हुआ था। वो डर जाता है। उसने जज्बात में आकर अपने मम्मी डैडी का बदला तो ले लिया था, लेकिन रिवेंज का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया था। गुचिंग ये सब देखकर उसी तरह तड़प रही थी जैसे बचपन में उसने अपनी माँ को देखा था और वो तड़पा था। वो उस पर गन निकाल लेती है और उससे कहने लगती है कि तुमने अब तक 4 दफा मेरी जान बचाई थी और मैंने 2 दफा तुम्हारी बचाई है। तीसरी जान हो गई मेरे डैड की जो तुम ले चुके हो, और चौथी उसका बदला मैं तुम्हें दूंगी अपनी जान लेकर, और उसके बाद हम इवन हो जाएंगे और फिर हमारे बीच हिसाब बराबर। लेकिन वो जैसे ही अपनी जान लेती वो उसे रोकने लगता, लेकिन फिर भी गोली उसके सिर पे नहीं पर उसके पेट में चल गई थी। ये फैंग बहुत दुखी होता है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट तो कराता है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि जैसा गुटिंग ने किया था उसी पॉइंट पर खड़ा होकर मैंने गुटिंग की तरह वही जुल्म उसकी बेटी के साथ कर दिया है। क्या मैं इतना कोल्ड हार्टेड हो चुका हूँ? लेकिन वो चाहता था कि चाहे इसके बदले मैं अपनी जान ही दे दूं, मैं देने को तैयार हूँ। और वो अपनी गुचिंग को बार बार लैज के नाम से बुला रहा था, जो कि बचपन में उसका नाम था। और फिर फाइनली गुचिंग उठ जाती है, लेकिन
उसे एमनीजिया हो गया था, उसको पहचान भी नहीं रही थी, पर वो ठीक ठाक थी। बस इसी बात से यी फेंग बहुत खुश था। अब उसके बाद शन और मिस्टर लियू आते हैं और कहते हैं कि हम गुचिंग को ले जाने आए हैं, लेकिन यी फेंग साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तुम उसके लगते क्या हो, मैं तो उसका फियांसी हूँ। उसके डैड ने मरने से पहले हम दोनों की एंगेजमेंट करा दी थी। वो मुझे जुबान देकर गए हैं और अब उनके जाने के बाद उनकी बेटी की सुरक्षा उसका फियांसी ही करेगा। शैन ये सुनते ही गन निकाल लेता है, लेकिन ना सिर्फ यी फेंग ने अपने स्किल्स के थ्रू उसकी गन काबू कर ली थी, बल्कि उस पर भी अपने पेन वाला हथियार पॉइंट करके रख दिया था। शैन इतना स्किल्ड कभी भी नहीं था जितना यी फेंग था, और फिर वो उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। उधर सू को बहुत गुस्सा आया हुआ था। उसने आज जिंदगी में पहली दफा गन निकाल ली थी और वो गुचिंग से कहने लगती है कि ये सब तुम नाटक कर रही हो, तुम्हारी कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई, तुम यी फेंग के खिलाफ कोई फिर से साजिश कर रही होगी। लेकिन यी फेंग आता है और सू को कमरे में भेज देता है, और वाकई गुचिंग कुछ ऐसा ही कर रही थी। वो मिस्टर लियू से कहती है कि ये सब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस यी फेंग से बहुत बुरा बदला लेने वाली हूँ। अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका। उधर सू बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रही थी कि गुचिंग को इस घर से निकालो, लेकिन यी फेंग कहता है कि अगर वो मुझे धोखा दे भी रही है ना, मैं खाना चाहता हूँ, और फिर साथ ही साथ ऑर्डर कर देता है कि इसका टिकट कटवाओ, क्योंकि इसे मैं वापस फ्रांस भेज रहा हूँ, ये वहीं पर ही ठीक रहेगी। जबकि गुचिंग नफरत में भरी हुई थी। वो कहती है कि मैं यी फेंग को मारूंगी नहीं, बल्कि तड़पाऊंगी। उसे अपनी एम्पायर पर, अपनी पावर पर बहुत गर्व है ना, सबसे पहले वो इससे छीनूंगी, और मैं कुछ इस तरह से उसके साथ, और मैं उसके साथ कुछ ऐसा बदला लूंगी कि वो तड़पता रहेगा, हर चीज को अपनी आंखों से, अपने हाथों से जाते हुए देखेगा। जबकि यी फेंग, उसे अच्छे से पता था कि गुचिंग सब नाटक कर रही है, लेकिन फिर भी वो उसके हाथों हर चीज सहने को तैयार था। इतने में गुचिंग उसके पास आती है और वो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, तुम मेरी वुमन हो, तुम जैसे चाहो मुझे ट्रीट कर सकती हो, तुम्हें हर अधिकार है मुझ पर। वो भी उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं चर्च जाना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम्हारा जहाँ मन चाहे, जब चाहे तुम कहीं भी जा सकती हो। उसे ये भी परवाह नहीं थी कि वो उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग करेगी, किसी को यूज करेगी। यी फेंग बस उसके प्यार में पागल था। वो सब जानते हुए भी चुपचाप उसे वहां से जाने देता है। अब वो चर्च में शन से मिलती है और शन यहाँ पर उसे एक मेडिसिन देता है, जो कि उसका कहना था कि अगर तुम ये मेडिसिन दोगी तो यी फेंग तुम्हारा मोहताज हो जाएगा, उसके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी और तुम उसे अपने पपेट की तरह यूज कर सकती हो। एक्चुअली ये डिमांड तो खुद गुचिंग की ही थी, लेकिन शन तो चाहता था कि सीधा तुम उसे पॉइजन दो और उसे खत्म कर दो। उधर यही बात मैंग के थ्रू यी फेंग को भी पता चल जाती है कि आज चर्च में शन ने जाकर गुचिंग से मुलाकात की है, लेकिन वो फिर भी खामोश रहता है। और फिर उसके बाद वो अपने उस एरिया के सारे स्टेक होल्डर्स को एक बिजनेस मीटिंग पर बुलाता है। वहां पर वो पहली दफा अपीयर हुआ था ऑफिशियली मिस्टर मू की पर्सनैलिटी में। और फिर एक आदमी ने उनकी एक डील चुराने की कोशिश की थी। वो सबके सामने उसे लेकर आता है और उसकी उंगलियां काट काट कर उसे टॉर्चर करके दिखाता है। वो सब लोगों को एक साइलेंट सिग्नल दे देता है कि किसी ने भी मेरे बिजनेस में टांग अड़ाने की कोशिश की, स्पेशली शन ने, तो फिर उसके साथ इससे भी बुरा हाल होगा। वो सारे लोग ये सब देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उस एरिया में यी फेंग से ज़्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं था। जबकि सू जाती है गुचिंग के पास और उसे सब रियलिटी बता देती है। कहती है कि तुम यी फेंग के खिलाफ प्लानिंग कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने यी फेंग से सारा कुछ छीन लिया था, और जैसे उनकी डेथ हुई है वो इससे भी बुरी मौत डिजर्व करते थे। अपने डैड के खिलाफ बातें सुनते ही गुचिंग गुस्से में आ जाती है और एक नाइफ उस पर पॉइंट कर देती है और कहती है कि अपोलोजाइज करो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। इतने में ऊपर से यी फेंग आ जाता है और किसी तरह से उन दोनों को शांत कराता है और सू को अंदर भेजता है, और फिर आते ही उसे अपने गले से लगा लेता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सू ने जाते जाते बोला था कि ये एमनेजिया फेक कर रही है, ये तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देगी। गुचिंग कहती है क्या तुम्हें उस पर भरोसा है या मुझ पर? तो आगे से यी फेंग कहने लगता है कि मैं किसी की भी नहीं सुनता, जो तुम बोल रही हो मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, और मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूँ। मैं तुम्हारी हमेशा सुरक्षा करूंगा, किसी को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। और फिर उसके बाद यी फेंग सैड सैड खड़ा बस यही सोच रहा था कि मैंने भी तो उससे झूठ बोला है, उस पर इतना जुल्म किया है, अगर बदले में वो मुझे धोखा देना चाहती है तो मैं धोखा खाने को तैयार हूँ। अब रात को गुचिंग उसके पास आती है एक ड्रिंक लेकर, और उसकी ड्रिंक में उसने मेडिसिन मिलाई हुई थी। ऑल्दो ये बात यी फेंग बहुत अच्छे से जानता था, वो इतना बड़ा माफिया बॉस था, ये सारी चालें समझता था, लेकिन वो ड्रिंक एक ही सांस में पूरी पी जाता है।
अब गुचिंग को लगा था कि मेरे वश में आ जाएगा, मुझे सारी बातें बताएगा। वो उससे पूछती है कि जो फेयर शोरा अब तुम्हारे पास आ गया है, उसमें सुना है कि कोई खजाने का राज है, क्या तुम वो खोल सकते हो? क्योंकि मेरे डैड ने तो 15 साल लगा दिए उसे खोल ना सके। उस बेचारे की बहुत तबीयत खराब होती है। वो कहता है हाँ मैं खोल सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, और इसके साथ ही वो कोलैप्स कर जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो कोई और दवाई नहीं थी, बल्कि उसमें जहर ही था, जो कि शन ने गुचिंग के थ्रू जी फैंग को पिलाने की कोशिश की थी। गुचिंग बहुत गुस्सा करती है, और उसके बाद जब उस ड्रग का नाम उसे पता चल जाता है तो यही आकर वो मैंग को और मिलान को बताती है, और फिर उसके बाद डॉक्टर आकर उसका एंटीडोट देता है और जी फैंग की जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वो सारे लोग गुचिंग पर हाथ भी नहीं उठा सकते थे, क्योंकि जाते जाते जी फैंग ने ऑर्डर किया था कि कोई भी मेरी गुचिंग को हाथ नहीं लगाएगा। अब इसी तरह से बहुत दिन गुजर चुके थे, और बार बार गुचिंग को वही बातें याद आती थी कि उसने जानते हुए भी मेरे हाथ से जहर पी लिया। और इसके साथ साथ सभी कहते हैं कि मेरे डैड कोई अच्छे इंसान नहीं थे, और उसने जो भी बदला लिया है वो डिजर्व करते थे। पर वो परेशान थी। वो सोचती है कि अगर उसने मेरे डैड को मारा है और मैंने उसे जहर दे दिए तो मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं उदास क्यों हूँ। अब इसी तरह से सीजन भी बदल चुका था। स्नोफॉल आ जाती है, और फिर एक दिन अचानक से उसके सामने जी फैंग आकर खड़ा हो जाता है। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो आते ही उससे मिलती है और उससे कहती है कि सब कहते हैं कि मैंने तुम्हें जहर दिया है, क्या तुम्हें भरोसा है? तो वो कहता है नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर भरोसा है। अगर तुम कहती हो कि तुम्हारी ये इंटेंशन नहीं थी तो फिर नहीं थी। यहाँ पर वो दोनों इकट्ठे डांस भी करते हैं, और इसी बीच वो लोग बातें भी किए जा रहे थे। गुचिंग कहती है कि मिस्टर मो, मैंने एक दफा एक सपना देखा था कि तुम मुझे मारना चाहते हो और मैं तुम्हें। वो पूछता है इन दी एंड क्या हुआ? वो कहती है मैंने अपने हाथों से तुम्हें मार दिया। वो स्माइल करता है और कहता है मुझे खुशी है, मैं तुम्हारे हाथों हंसते हुए मरने को तैयार हूँ। और फिर उसके बाद वो उससे कहने लगता है कि बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है, इसलिए अंदर जाओ और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। उसकी इतनी केयर और जान से बढ़कर उस पर भरोसा करना, उससे प्यार करना, ये सारा कुछ गुचिंग का दिल कहीं ना कहीं जीतता चला जा रहा था। अब उसके बाद जी फैंग मैंग के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो ये था कि वो शन और उसके डैड मार्शल शन के बीच में लड़ाई डलवाएगा, ताकि वो लोग आपस में ही लड़के बिल्कुल बिखर के रह जाएं। एक्चुअली वो उनकी मिस्ट्रेस का बेटा था, और इसी वजह से उनकी आपस में अच्छी नहीं बनती थी। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि गुचिंग शन से मिलने के लिए जाती है और उससे नाराज होती है कि तुमने चोरी चोरी वो मेडिसिन क्यों बदली, क्यों वहां पर जहर डाल दिया था। तो शन कहने लगता है कि जितनी जल्दी जी फैंग मरेगा हमारा काम आसान हो जाएगा। वो मानने को तैयार नहीं थी, तो वो उससे कहने लगता है कि तुम खुद को धोखा दे रही हो क्या, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी। आपसे लगता है कि हमारी प्लानिंग अलग अलग ही होनी चाहिए। जबकि गुचिंग ने घर में नोटिस किया था कि सीक्रेट कमरे में अक्सर अकेला ही जी फैंग जाया करता है। वो देखना चाहती थी तो अंदर कमरे में घुसने की कोशिश करती है, पर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है जी फैंग, और उससे कहने लगता है अगर तुम अंदर जाना चाहती थी तो मुझे कहती, मैं तुम्हें एक दफ़ा भी इनकार ना करता। वो चाबी खोलकर उसे अंदर ले जाता है और दिखाता है तो वहाँ पर उसके मम्मी और डैडी का मेमोरियल था। इसके अलावा और कोई भी खास चीज़ नहीं थी। वो उसे बताता है कि ये जो तुम्हारा मेंशन है ये पहले कभी मेरा हुआ करता था, और यहाँ पर मेरे मम्मी डैडी को 15 साल पहले किसी ने मार डाला था, और मम्मी ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी मुझे बचाते बचाते। और फिर उसके बाद वो उसे एक जेड पेंडेंट पहनाता है और अपने मम्मी डैडी के सामने उससे वादा करता है कि मैं शपथ खाता हूँ हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी केयर करूंगा। अब जैसे ही गुचिंग वहाँ से बाहर निकलती है तो वो शॉक में थी। उसके सामने तो नहीं जाहिर कर सकती थी कि उसे पुरानी सारी यादें हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों के वो डॉट्स मैच करने लगती है। 15 साल पहले ही उसके डैड ने ये मेंशन हासिल किया था, और अगर उससे पहले यहाँ पर मो फैमिली रहती थी तो मो फैमिली को किसने ख़त्म किया, और उसके डैड के पास वो फेयर शोरा कैसे आया जो कि असल में मो फैमिली का हुआ करता था। ये सब डॉट्स उसे यही पॉइंट कर रहे थे कि उसके डैड ने ही जी फैंग की पूरी फैमिली को ख़त्म किया है। पर वो खुद को धोखा देने लगती है और कहती है नहीं, मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान थे। अब उसके बाद वो सू से मिलती है। सू बहुत भोली भाली और इनोसेंट सी लड़की थी। उसे अपनी बातों में लगाती है और उससे पूछने लगती है कि कोई ऐसा राज है, मुझे बता दो जी फैंग की फैमिली को किसने मारा था। लेकिन सू कहती है कि हमें सबको जी फैंग ने वार्निंग दी हुई है, जिसने भी तुम्हें ये बताया वो उसको सिवियर पनिशमेंट देगा, और मुझे तो वो वैसे ही फ्रांस भेजने की तैयारियां कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दूं? हाँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम उससे सच में पूछने की कोशिश करोगी तो वो शायद तुम्हें खुद ही कभी बता दे।
अब एक दिन गुचिंग ऐसा करती है कि गू मेंशन में एक जगह पर जाती है। वहाँ पर लाइब्रेरी में एक सीक्रेट चैम्बर था और वो चैम्बर वो जब खोलती है तो पता चलता है कि यही चैम्बर ये फैंग भी यूज कर रहा है। वहाँ पर उसने अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे कि वो इस घर को इतने अच्छे से जानता है। इसका मतलब है वो बचपन में यहीं पर रहा करता था और यहीं से ही उसे उसकी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के पेपर्स भी मिलते हैं और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी, और वो ये था कि एक पेंडेंट था जिस पर उसकी डेट ऑफ बर्थ इंग्रेव हुई थी। 2 दिन बाद उसकी बर्थडे आने वाली है। अब ये फैंग दुखी तो बहुत होती है, लेकिन फिर मिस्टर लियू से कहने लगती है कि मैंने अपने डैड के कत्ल का बदला लेना है, इसलिए आप जाएं और ये डॉक्यूमेंट्स शन तक पहुंचा दें। वो उसे बर्बाद करते हुए बहुत सैड हो रही थी, लेकिन बस बदला लेना चाहती थी। अब इसके बाद बर्थडे वाले दिन वो जी फैंग के पास आती है और उसे एक गिफ्ट देती है, और वो था एक पेयर ऑफ फिश। ये गिफ्ट देखकर वो बहुत खुश होता है और पूछता है तुम्हें कैसे मेरी बर्थडे पता चली। वो बोलती है कि मुझे सू ने बताया है, लेकिन यहीं से ही ये फैंग को मालूम पड़ जाता है कि ये सीक्रेट चैम्बर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि उसकी असली डेट ऑफ बर्थ सू को भी नहीं पता थी। तो वो सोचने लगता है कि इसका मतलब है बाकी सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स तक भी इसकी एक्सेस हो चुकी है। उधर मैंग वो बहुत तड़पता था। वो ये नहीं देख सकता था कि जी फैंग उसका बॉस जो इतने सालों से उसके साथ एक लड़की के हाथों बार बार धोखा खाए। वो एक फोटो बनाकर लाता है चर्च में बैठे हुए जब शन और गुचिंग आपस में प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ये फोटो अपने हाथ में लेने के बाद भी जी फैंग सब कुछ इग्नोर कर देता है और वो फोटो जला देता है और कहता है कि गुचिंग मेरे साथ जो मर्जी करना चाहे वो कर सकती है, उसे अधिकार है। लेकिन फिर रात को वो बहुत ड्रिंक करता है और ड्रिंक करके वो गुचिंग के कमरे में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, मैंने तुम्हें अलाउ किया है, बेशक तुम मुझे बर्बाद ही कर दो, मुझे ख़त्म ही कर दो, लेकिन शन को मैं अलाउ नहीं करूँगा, वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। ये सुनकर गुचिंग को बहुत गुस्सा आता है, उसे जैसे अपनी इंसल्ट फील हो रही हो। वो कहने लगती है इसका मतलब है तुम शुरू से जानते थे कि मैं एमनीजिक नहीं हूँ। वो कहता है हाँ, जिस समय तुम उठी थी उसी लम्हे से, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम मुझे धोखा भी देना चाहो तो मैं हंस के खाने को तैयार हूँ। और फिर उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम एक दिन के लिए ये भूल नहीं सकती कि मैं मिस्टर मो हूँ? क्या तुम मुझे जी फैंग नहीं बुला सकती? आज मेरा जन्मदिन है तो एक विश तुमसे मांगता हूँ, बस एक रात के लिए तुम भूल जाओ कि तुम किसकी बेटी हो, मैं किसका बेटा हूँ, और उसके बाद हम अपनी वही जिंदगी दोबारा से भी जी सकते हैं। हमारे बड़ों ने अगर नफरतें बोई हैं तो काटनी तो पड़ेंगी। अब गुचिंग भी उससे बहुत प्यार करती थी। वो सोचने लगती है ठीक है, सिर्फ आज के दिन के लिए मैं इसकी ये इच्छा पूरी करूँगी और फिर कल के दिन मैं इसे दोबारा से बर्बाद कर दूँगी। अब नेक्स्ट डे वो मिस्टर लियू से भी बहुत सी बातें पूछने की कोशिश करती है कि कहीं मेरे डैड ने तो मुंह को ख़त्म नहीं किया। वो फेयर शुरा जिस टाइम पर लेकर आए और जिस तरह से मुझे ये बताया गया कि मेरे बचपन का लवर यान वो मर चुका है, क्या ये सब मेरे डैड की प्लानिंग थी? यान ही तो जी फैंग है। वो जानबूझकर मुझे उससे दूर कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि वो मू फैमिली का बेटा है, लेकिन मिस्टर लियू से कोई भी सच नहीं बताते। अब उसके बाद गुचिंग एक दफ़ा उसी नाइट क्लब में जाती है। वहाँ पर मैंग उस पर गन तान लेता है। उसे हॉस्टेज बनाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि वो उनके माफिया गैंग को तबाह कर रही है, लेकिन उसी टाइम पर उसके हाथ पर जी फैंग गोली चला देता है और कहता है मेरी वुमन को हाथ लगाना किसी को अलाउ नहीं। अब वो दोनों जब साइड पर जाते हैं तो यहाँ पर जी फैंग की और गुचिंग की आपस में लड़ाई हो जाती है क्योंकि जी फैंग ने वो डिप्लॉयमेंट वाले पेपर्स उसमें अपने सारे प्लान्स को चेंज कर दिया था, और जब शन उसकी फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने गया था तो उसने उल्टा उसी को ही घातक नुकसान पहुंचा दिया था। वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें ट्रैप कर रही थी और तुम मेरे थ्रू शन को ट्रैप कर रहे थे। वो बहुत शौक में थी, चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो जी फैंग से नफरत करती है कि प्यार। अब इसी बीच जब वो दोनों खड़े हुए थे तो इतने में कोई गोली चलाता है। वो एक स्नाइपर था, लेकिन ये गोली गुचिंग के आगे आकर जी फैंग खुद पर खा लेता है और उसके बाद बेचारी गुचिंग बहुत तड़पती है और सोचती है कि तुम कितनी दफ़ा मेरी जान बचाओगे, मैं तुमसे नफरत करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हें नुकसान पहुँचाती हूँ, क्यों मेरे लिए ऐसा करते हो। अब यहाँ पर मैंग और मानलिन दोनों उसे समझाते हैं और कहते हैं कि हमारा बॉस कभी भी ऐसा नहीं था, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अब बेशक तुम्हारी वजह से उसे कितना भी नुकसान पहुँचे, हम तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि मिस्टर मो का ऑर्डर है। और गुचिंग यहीं से ही समझ जाती है, कहने लगती है बेशक तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चल गया है, मेरे डैडी थे जिन्होंने मो फैमिली को 15 साल पहले मारा था और फिर जी फैंग को बेघर करके उसके घर पर कब्जा कर लिया था।
उसका फेयर शोरा छीन लिया था, उस पर इतना जुल्म हुआ और फिर इवन इन दी एंड उन्होंने उससे बच्चे को भी मरवाने की कोशिश की और फिर मुझे ट्रैप किया, क्योंकि उन्हें पता चला था कि एक मिस्टर मो बहुत पावरफुल आया है। उन्हें डर था कि वही बच्चा बड़ा होकर मुझसे बदला लेगा, मुझे मार डालेगा, तो उन्होंने मुझे यूज किया। मैं ये सब कुछ जान चुकी हूँ। लेकिन वो जैसे ही जाने वाली थी उसी टाइम पर उसे पता चलता है कि जी फैंग होश में आ गया है। वो रह नहीं पाती, एक दफ़ा उसे देखने के लिए चली जाती है और उससे पूछती है कि तुमने इतना सफ़र किया, मुझे सच क्यों नहीं बताया। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता था, तुम अपने डैड की जगह खुद को गिल्टी ना फील करो, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं ये जान चुका था कि सीक्रेट छुपेगा नहीं, ये रास्तों में ज़रूर पता चलेगा। और फिर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और हमारी फैमिलीज़ का आपस में जो भी हिसाब था वो बराबर हो चुका है, इसलिए क्या प्लीज़ हम नफ़रतें जो पहले वो लोग बो चुके हैं उसकी बजाय मोहब्बत से इस सब को बदल नहीं सकते। गुचिंग खुद को उसके काबिल नहीं समझती थी, लेकिन जी फैंग उससे कहता है कि मेरे काबिल सिर्फ तुम ही हो और तुम्हारे सिवा मेरी वुमन और कोई भी नहीं हो सकती। अब उसके बाद वो दोनों प्लानिंग करते हैं और शैन के पास गुचिंग आती है और कहती है कि मुझे सारा कुछ पता चल गया है, मेरे डैड ने तुम्हारे डैड के ऑर्डर्स पर मो फैमिली को तबाह किया था और अब मैं उस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि जी फैंग के साथ रहने का अब कोई मतलब नहीं बनता। अब हम ओपनली उससे दुश्मनी करेंगे और शैन भी उसे अपने घर में एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो उसके खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं और इसके साथ ही वहाँ पर एक और सरप्राइज मिलता है और वो ये था कि मैंग भी उधर पहुँच जाता है और कहने लगता है शैन को कि मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ। मुझे बहुत इंसल्टिंग फील हुआ, सिर्फ एक लड़की की खातिर इतने सालों पुराने अपने साथी पर जी फैंग ने गोली चला दी। मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता। अब गुचिंग एक दिन सू को एक पैगाम भिजवाती है और उसे अपने पास चर्च में बुलवाती है। वो दोनों आपस में लड़ती हैं और यहाँ पर बहाने से एक छोटी सी पर्ची पर वो एक मैसेज उसे दे देती है, जो कि वो जाकर जी फैंग तक पहुँचाएगी। शन उस पर कब हमला करने वाला है, उसकी फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने बता दिया था कि 2 दिन बाद ऐसा होगा और किस जगह पर। सो इतनी भोली भाली थी कि यहाँ पर वो ये फैंग से उल्टे सीधे सवाल करने लगती है और कहती है मैंग ऐसा निकलेगा मैंने तो सोचा ही नहीं था, वो उधर जाकर मिल चुका है, हम उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते थे। लेकिन यहीं पर ही हमें पता चलता है कि ये सब तो जी फैंग की चाल थी। वो कभी भी शैन के घर पर अकेले गुचिंग को नहीं भेज सकता था। उसकी सुरक्षा के लिए उसने जानबूझकर मैंग को वहाँ पर प्लांट किया था ताकि वो हमेशा गुचिंग की हिफाजत कर सके। अब गुचिंग उस घर में रहती थी और उसे कुछ राज भी चुरा लेती है। अब एक दिन वो शन के पास एक सूप बनाकर लाई थी। वो कहता है क्या पता तुमने इसमें जहर डाला हो, पहले तुम पी कर दिखाओ, और वो पूरा ख़त्म कर लेती है और उससे कहती है कि तुमने मैंग पर तो भरोसा कर लिया जो ये फैंग का पुराना साथी था, लेकिन मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ, मुझ पर नहीं किया। तो वो उसे कहने लगता है कि मैंने तुम पर और मैंग पर कभी भी भरोसा नहीं किया था। इसके साथ ही वो गन निकाल लेता है और गुचिंग ने भी एक नाइफ से उसका हाथ जख्मी कर दिया था। यहीं पर ही हमें पता चलता है कि शन ने बचपन से यही सीखा था कि कभी किसी पर भरोसा नहीं करना। वो कहता है कि मैं अपने डैड को भी ख़त्म कर चुका हूँ सिर्फ पावर के लिए, तो तुम मेरे सामने क्या चीज़ हो। मुझे पता है तुम अभी भी जी फैंग से मिली और तुमने उसे इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है। मैं एक दिन बाद नहीं बल्कि आज रात ही उस पर हमला करूँगा और फिर गुड न्यूज़ के साथ तुम्हारे पास वापस आऊँगा। तब तक तुम मेरे पास होस्टेज रहो, क्योंकि जी फैंग की सबसे बड़ी कमज़ोरी सिर्फ तुम ही हो। जबकि उधर जी फैंग वो मेंटली तैयार था, कहता है कि एक दिन बाद नहीं बल्कि हो सकता है वो कभी जल्द ही मुझ पर हमला कर दे, लेकिन जब भी करेगा शन सिर्फ मुंह की खाएगा। उधर हमें दिखाते हैं कि गुचिंग की सुरक्षा के लिए जिस मैंग को वहाँ पर प्लांट किया गया था वो भी उसके सामने रस्सियों में बंधा बैठा था। उसकी इंसल्ट करती है और कहती है तुम कैसे गैंगस्टर हो, क्या इस तरह से सुरक्षा की जाती है अपनी बॉस की गर्लफ्रेंड की। तो मैंग भी आगे से कहने लगता मैं तो जानबूझ के बंधा हुआ हूँ बस तुम्हारे करीब रहने के लिए, क्योंकि बॉस ने मुझे कहा था तुमसे 1 मिनट के लिए भी दूर ना जाऊँ, वरना ये रस्सियाँ तोड़ना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ शन वो ये फैंग के पास पहुंच जाता है अपने बंदे लेकर और उस पर हमला कर देता है और साथ ही साथ उससे कहता है कि मुझे फेयर शोरा चाहिए। वो खजाने का नक्शा जो मेरे डैड और गुचिंग नहीं हासिल कर सके वो मैं करूँगा, और उसे ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारी गुचिंग इस वक्त मेरी कैद में है, उसे अगर 1 पीस में चाहते हो तो फौरन मेरी बात मान लो। इतने में दोनों फोर्सेस आमने सामने आ जाती हैं। शन के पास गन थी और ये फैंग के पास डैगर। एक्चुअली ये फैंग बहुत स्किल्ड था। वो उसे बोलता है कि तुम्हारी गन से भी ज़्यादा तेज़ मेरा खंजर है, इसीलिए मैं इसे प्रेफर करता हूँ। अब उन दोनों के बीच फाइट होती है। बाकी सारे लोग तो जख्मी हो गए थे और इन दी एंड शन और ये फैंग ही रह जाते हैं।
जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मैंग और गुचिंग भी उनकी कैद से आज़ाद हो चुके थे और भाड़े के सिपाहियों से बचना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो लोग वेल ट्रेंड थे। लेकिन यहीं पर ही शेन नोटिस करता है कि जो गोली थोड़े दिनों पहले लगी थी उसकी वजह से यी फैंग ब्लीडिंग करने लगा है। उसका वही घाव ताज़ा हो गया है, तो उसके उसी घाव को पॉइंट करने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। अब वो उस पर गन तान लेता है, लेकिन उसी टाइम पर गुचिंग भी वापस आ गई थी मैंग के साथ। शेन तो गुचिंग को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन यी फैंग उसे रोकता है। तो शेन उससे कहता है, ठीक है, प्यार का ये मंजर मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि गुचिंग बच जाए तो उठो, अपना खंजर उठाओ और इससे खुद को खुद ही ख़त्म कर दो। मैं गुचिंग को जाने दूंगा। पर यही वो गलती थी जो शेन कर बैठा था। जैसे ही खंजर यी फैंग के हाथ में आता है, उसके हैंड्स इतने स्विफ्ट थे कि उसके बाद शेन को पता ही नहीं चलता कि कब वो खंजर उसी के ही सीने में घोंपा जा चुका है। उसे एक लम्हे को कुछ भी पता नहीं चला था और साथ ही गुचिंग ने उस पर गोली भी चला दी थी। अब फाइनली उनके विलन का तो खात्मा हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ यी फैंग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उसके बाद वो बहुत अरसे तक बीमार रहता है। वो कोमा में चला जाता है और कुछ पता नहीं था कि कब होश में आएगा। गुचिंग बहुत तड़पती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती है। फिर एक दिन उसकी सारी दुआएं पूरी हो जाती हैं। वो मुड़कर देखती है तो यी फैंग उसके सामने खड़ा था। कहता है कि रो क्यों रही हो, मैं ऐसे इस दुनिया से नहीं जाऊंगा, अभी तो तुम्हें मैंने अपनी दुल्हन बनाना है। और बस वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर कहने लगते हैं कि हमारी फैमिलीज़ में जो दुश्मनियां हैं अब हम वो ख़त्म कर देंगे और इस नफ़रत को अपने प्यार से ओवरकम करेंगे। गुचिंग पूछती है कि फिर तुम मुझे वेडिंग गिफ्ट में क्या देने वाले हो? तो वो उससे कहता है कि मैं फेयर शोरा तुम्हें दे तो चुका हूँ, और फिर अपने साथ उसे लेकर जाता है। वही फेयर शोरा जो 15 साल से किसी से नहीं खुला था। उसका राज ये था कि वो एक बॉक्स में फिट होता था और उसके बाद वो बॉक्स ओपन होता है और वो बॉक्स हमेशा से यी फैंग के पास ही था। उस बॉक्स के अंदर खजाने का राज था। वो उसे दे देता है और कहता है कि तुम चाहो तो इसे तलाश लो, लेकिन वो कहती है नहीं, इसकी वजह से इतने लोगों की जान गई है, हम इस खजाने के नक्शे को जला देंगे ताकि इसके बाद कभी किसी की जान ना जाए। अब जिस दिन गुचिंग की और यी फैंग की एंगेजमेंट सेरेमनी थी उस दिन उनके मैंशन में कुछ होता है। एकदम लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उसके बाद गुचिंग वहां से गायब थी। यी फैंग को एक मैसेज मिलता है और वो था मिस्टर लियो की तरफ से, जो कि गो फैमिली का पुराना बटलर था। उसने यही लिखा था कि अगर तुम्हें अपनी होने वाली पत्नी चाहिए तो अकेले चर्च में मिलने के लिए आओ, और हाँ, साथ में खजाने का नक्शा जरूर लाना। अब जब वो चर्च में जाता है तो पता चलता है कि मिस्टर लियो जो इतने सालों से साधारण जिंदगी गुजार रहा था वो एक्चुअली क्लाउड9 हॉल का सबसे बड़ा असैसिन था और उसका नाम था वाइपर। एक्चुअली उसी ने ये सारा कुछ प्लान किया था। वो कहता है कि गुचिंग तो पागल था, फिर शोरा लेकर बैठा था। मुझे शोरा नहीं बल्कि सीधा सीधा नक्शा चाहिए, क्योंकि मैं उसे सारी जिंदगी खोलने पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ उसने सारी प्लानिंग की हुई थी, अगर वो लोग कुछ उल्टा सीधा करें तो उनको साथ लेकर मरे। गुचिंग बहुत दुखी होती है। पहले ही उसकी फैमिली की वजह से यी फैंग की पूरी फैमिली तबाह हो गई थी। उसे कितना दुख सहना पड़ा था, और अब यही बटलर जिसने बचपन से लेकर बड़े होने तक उसे पाला था दोबारा से यी फैंग को ब्लैकमेल कर रहा था। वो ऐसा करती है कि वही पेन नाइफ अपने आप के ऊपर यूज कर लेती है और मरने से पहले कहती है कि यी फैंग, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, अब इसके बाद तुम मेरी वजह से सफर नहीं करोगे। अब एक ही लम्हे में लियो को तो यी फैंग ने टपका दिया था, लेकिन साथ ही साथ उसका अपना प्यार भी, उसकी सांसें आखिरी चल रही थी। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं। यी फैंग बहुत सैड से अपने नाइट क्लब में बैठा हुआ था और हमें पता चलता है कि गुचिंग ठीक हो रही थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक से वो गायब हो गई और उसके बाद से वो कभी लौट कर नहीं आई। उसी की वजह से वो आज भी उसको याद करता है। लेकिन आज उसके नाइट क्लब में एक नई लड़की आती है और वो कोई और नहीं बल्कि गुचिंग ही थी, जो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उसी पॉइंट पर आकर उसे अपने साथ डांस करने की ऑफर करती है, जहाँ पर वो दोनों कुछ अर्सा पहले भी मिले थे। और यहीं पर ही यी फैंग उसे देखते ही हक कर लेता है और उससे कहता है कि अब मुझसे दूर ना जाना, मेरी जिंदगी तुम्हारे से बिछड़कर मीनिंगलेस है। और बस इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।